जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने इंडियन मॉनसून के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में, और आज का सेशन इस चैप्टर का सबसे ईजी सेशन है। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले तीनों सेशन बहुत ढंग से देखें तो आज का सेशन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और हमारी कंट्री में 4 मेन सीजन्स हैं। कौन कौन से 4 मेन सीजन्स हैं? एक है कोल्ड वेदर सीजन, या इसको अपन विंटर सीजन बुला सकते हैं। दूसरा है हॉट वेदर सीजन, या फिर समर सीजन बोल सकते हैं अपन। तीसरा है एडवांसिंग मॉनसून, जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हमारे कंट्री की तरफ आने की शुरुआत करती हैं। और चौथा है रिट्रीटिंग मॉनसून, जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हमारे कंट्री से वापस जाने की शुरुआत करती हैं। और इन चारों सीजन्स में ग्रेट अमाउंट ऑफ रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। इन चारों सीजन्स में वेदर की कंडीशंस में ग्रेट अमाउंट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इन सीजन्स को अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में, विंटर्स के बारे में। और बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ऑलरेडी अपने को पता है, फटाफट से देख लेते हैं। देखो हमारे कंट्री में विंटर्स कब से शुरू होती हैं? मिड नवंबर से शुरू होती हैं, और कब तक रहती हैं? फरवरी तक रहती हैं। कब से शुरू होती हैं? मिड नवंबर से शुरू होती हैं, और कब तक रहती हैं? फरवरी तक रहती हैं विंटर्स हमारे कंट्री में। और विंटर्स के दौरान दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। विंटर्स में भी सबसे ज़्यादा सर्दी दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ती है। एक जनरल पैटर्न है कि अगर आप हमारी कंट्री में साउथ से नॉर्थ की तरफ आओगे विंटर्स के दौरान, तो आपको टेम्परेचर का डिक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका? कि जब अपन सदर्न स्टेट्स में देखेंगे, कोस्टल स्टेट्स में देखेंगे, तो वहाँ पे सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में विंटर्स के दौरान एवरेज टेम्परेचर होता है लगभग 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन विंटर्स में जब आप नदर्न प्लेन्स में आओगे, यूपी में आओगे, राजस्थान में आओगे, बिहार में आओगे, तो वहाँ पर जो विंटर्स में टेम्परेचर है वो हो जाता है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मतलब सदर्न स्टेट्स में विंटर्स में उतना ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, लेकिन नदर्न स्टेट्स में टेम्परेचर जो है वो रैपिडली ड्रॉप होता है। एक जनरल पैटर्न है कि विंटर्स के दौरान डेज जो होते हैं वो वार्म होते हैं, नाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में तो फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, कोहरा वगैरह पड़ता है। हिमालयाज में खूब सारा स्नोफॉल देखने को मिलता है। और ये विंटर सीजन वो सीज़न है जब हमारे कंट्री के ऊपर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल कर रही होती हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये लैंड से सी की तरफ फ्लो करती हैं, और लैंड से सी की तरफ फ्लो कर रही हैं तो मॉइस्चर इनमें कोई होता नहीं है। मॉइस्चर नहीं होता इसलिए विंटर्स जो हैं वो ड्राई होती हैं, मतलब कोई बारिश नहीं होती है। थोड़ी बहुत बारिश जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट पर ज़रूर देखने को मिलती है। और ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। क्यों होता है? देखो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, अपन ने पढ़ा हुआ है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो परमानेंट विंड्स हैं वो कैसे फ्लो करती हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे। हमारा कंट्री लगभग यहाँ पर है। अब होता क्या है, विंटर्स के दौरान सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा होता है। मतलब जो ITCZ है वो भी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये बहुत स्ट्रांगली फ्लो कर रही होती हैं हमारे कंट्री के ऊपर से। तो इस दौरान हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन हाँ तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश होती है। बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से फ्लो कर रही होती हैं, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इकट्ठा कर लेती हैं, और उस मॉइस्चर के साथ में जब तमिलनाडु के कोस्ट को हिट करती हैं तो थोड़ी बहुत बारिश कर देती हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एक हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। होगा क्या कि वाटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे तो बन जाएगा लो प्रेशर, और लैंड के ऊपर टेम्परेचर बेहद कम हो जाता है तो यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। और विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, तो एक हल्की सी विंड जो है वो फ्लो करती हुई दिखाई देती है फ्रॉम लैंड टू वाटर। ये जो विंड है ये ब्लो करती है थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट साइड।
ये सीज़न के दौरान क्लियर स्काई होती है, बारिश वगैरह होती नहीं है, लो टेम्परेचर्स होते हैं, लो ह्यूमिडिटी होती है और हल्की पतली फीवल विंड फ्लो करती रहती है। बड़ी सिंपल सी चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़ी हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपन रिवाइज करेंगे। देखो एक और चीज़ है कि ये जो कोल्ड वेदर सीज़न है, इस सीज़न के दौरान वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं। अपन ने पढ़ा था सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि मेडिटेरियन सी के ऊपर से चलती है, हिमालयास को आके टकराती है और फिर दो में बाइफरकेट हो जाती है। और ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसकी, ये नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश करती है। इसी को अपन बोल देते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो विंटर्स के दौरान थोड़ी बहुत बारिश होती है बिकॉज ऑफ दी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। बेसिकली ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं जो कि मेडिटेरियन सी के ऊपर ऑरिजिनेट होते हैं, वेस्टर्न एशिया के ऊपर ऑरिजिनेट होते हैं और इंडिया की तरफ मूव करते हैं। और इंडिया की तरफ मूव करने के बाद ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थोड़ी बहुत बारिश करते हैं। ये जो विंटर्स के दौरान थोड़ी बहुत बारिश होती है इन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, इसको लोकली बुलाया जाता है महावत। क्या बुलाया जाता है? महावत, या फिर मावट आपने नाम सुना होगा, तो महावत या मावट इसको बुलाया जाता है। और ये जो महावत है, ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है विंटर सीजन्स में, ये राबी क्रॉप्स के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, बड़ी यूजफुल होती है। और फाइनली विंटर सीजन के दौरान पेनिनसुलर रीजन में उतना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है बिकॉज पेनिनसुलर रीजन में क्या है, पेनिनसुलर रीजन में सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। एक बार अगर फटाफट से अपन कंक्लूड करें कोल्ड वेदर की बातचीत को, तो देखो फटाफट से अपन ने क्या पढ़ा, कोल्ड वेदर कब से शुरू होता है? मिड नवंबर से शुरू होता है और कब तक रहता है? फरवरी तक रहता है। कोल्डेस्ट मंथ्स कौन से हैं? दिसंबर और जनवरी। इन जनरल पैटर्न क्या है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आप मूव करोगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ये वो टाइम पीरियड है जब हमारी कंट्री के ऊपर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही होती हैं। बेसिकली लैंड से सी की तरफ ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही होती हैं और इसीलिए ये जो सीज़न है वो ड्राई सीज़न होता है। हालांकि थोड़ी बहुत रेनफॉल जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट पर होती है, वो क्यों होती है अपन ने देख लिया। इस सीज़न के दौरान स्काई जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होती है, क्लियर स्काई होती है, टेम्परेचर जो है वो लो होता है, इनफैक्ट ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी लो होती है। और इस सीज़न के दौरान वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। इस रेनफॉल को लोकली बुलाया जाता है महावत। क्या बुलाया जाता है? महावत। और ये जो महावत है ये राबी क्रॉप्स के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। पेनिनसुलर रीजन में टेम्परेचर का उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है बिकॉज पेनिनसुलर रीजन में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होता है। और ये बात हो गई कोल्ड वेदर सीजन के बारे में, विंटर के बारे में। फिर बात आती है हॉट वेदर सीजन के बारे में, समर के बारे में। अब देखो समर सीजन्स में क्या हो रहा होता है, समर सीजन्स में जो ग्लोबल हीट वेव्स हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही होती हैं बिकॉज सन जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है। ये जो समर सीजन है वो मार्च से लेके मई के बीच में रहता है। अच्छा, पहली वाली लाइन आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, अपन ने पढ़ा हुआ है। ये जो प्रेशर बेल्ट्स अपन ने देखी थी, ये प्रेशर बेल्ट्स, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। अब जब सन इधर मूव करता है तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये जो ITCZ है, ये शिफ्ट करने की शुरुआत कर देता है नॉर्थ की साइड में। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये कई बार रिवाइज कर लिया है। अच्छा, समर सीजन कब से कब तक होता है? मार्च से लेके मई के बीच में होता है। और समर सीजन है तो खास बात क्या होगी? बड़ी सिंपल सी है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा? टेम्परेचर इस सीजन के दौरान ज़्यादा होता है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। बिकॉज प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही हैं, तो जो शिफ्ट होता है प्रेशर बेल्ट्स में उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है मार्च से लेके मई के महीने के बीच में। जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो मार्च में होता है लगभग 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब मार्च के महीने में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। अप्रैल के महीने में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? ये गुजरात और मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किया जाता है। और मई के महीने में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस। और ये ऑलमोस्ट पूरे कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। पेनिनसुलर इंडिया में टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं फ्लक्चुएट करता है बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन होता है। हालांकि अब तो अपने को पता है कि टेम्परेचर कहीं कहीं 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है समर्स में। लेकिन हाँ, एक जनरल पैटर्न ये है
कि ये जो टेम्परेचर है वो मार्च के महीने में लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, फिर अप्रैल के महीने में 42 डिग्री सेल्सियस तक, और मई के महीने में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। समर्स में टेम्परेचर राइज करता है और एयर का प्रेशर कम होता है। अपन ने पढ़ा हुआ है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे हॉट एयर राइज करेगी, और जहाँ से हॉट एयर राइज करती है वहाँ पे बनता है लो प्रेशर। तो समर्स के दौरान हमारे कंट्री के ऊपर ITCZ आ जाता है, और ITCZ का मतलब क्या है कि लो प्रेशर की बेल्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। मई के एंड में आते आते एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसी लो प्रेशर एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समर्स के दौरान एक हॉट विंड फ्लो करती है जिसको बुलाया जाता है लू। आपने सुना हुआ है, ये जो लू है ये स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट और ड्राई विंड होती है। इनफैक्ट ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी वजह से लोग कभी कभी एक्सपायर भी हो जाते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाएं तो कुछ लोग जो कि कमज़ोर होते हैं या जो लोग बुजुर्ग होते हैं वो इस विंड की वजह से एक्सपायर भी हो जाते हैं। और ये देखने को मिलती है ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये राजस्थान वाले एरिया में, यूपी वाले एरिया में खूब फ्लो करती हुई दिखाई देती है ये लू। लू जो है वो बेहद सीवियर विंड होती है, बेहद गर्म और ड्राई विंड होती है। इसके अलावा डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो भी बड़े कॉमन हैं। जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि मई के महीने में खूब सारे डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं इनका थोड़ा फ़ायदा है। इनका फ़ायदा क्या है कि इनकी वजह से हल्की फुल्की रेनफॉल हो जाती है, और उस रेनफॉल की वजह से थोड़ा जो गर्मी है कम हो जाती है, थोड़ी ठंडक आ जाती है। ये समर्स के दौरान आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी कन्वेक्शनल रेनफॉल, मतलब लोकलाइज्ड हीटिंग की वजह से जो रेनफॉल होती है वो देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं इनके दौरान वायलेंट विंड्स आती हैं, खूब तेज़ तेज़ विंड्स आती हैं। आपने देखा होगा आंधी चलती है समर्स के दौरान। टोरेंशियल डाउनपोर्स, मतलब एकदम से बहुत तेज़ बारिश आ जाएगी, और बहुत उल्टी सीधी बारिश, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी आंधी चल रही है वो सब एक साथ हो रहा होता है। लेकिन ये थंडर स्टॉर्म्स भी थोड़ी बहुत बारिश लेकर आ रहे हैं तो मोमेंटस थोड़ी बहुत ठंडक दे जाते हैं। हालांकि इनकी वजह से खूब सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है। वेस्ट बंगाल में इन लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स को बुलाया जाता है काल बैसाखी। क्या बुलाया जाता है? काल बैसाखी बुलाया जाता है। समर्स के आने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। समर्स के आने के बाद हमारी कंट्री के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और समर्स जो है वो मार्च से लेके मई के महीने तक रहती हैं। लेकिन मई के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मॉनसून्स के आने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मॉनसून्स आते हैं उससे पहले हमारे कंट्री में केरला और कर्नाटका में प्री मॉनसून शावर्स देखने को मिलते हैं। मतलब थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है, प्रॉपर मॉनसून नहीं आया होता है। प्रॉपर मॉनसून की वजह से जो बारिश होती है वो नहीं आई होती है, उससे पहले थोड़ी बहुत प्री मॉनसून शावर देखने को मिलती है केरला और कर्नाटका में। और ये जो प्री मॉनसून शावर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मैंगोज के राइपनिंग के लिए, मैंगोज के पकने के लिए। इसलिए इसको आमतौर पर बुलाया जाता है मैंगो शावर्स। क्या बुलाया जाता है? मैंगो शावर्स। तो दो तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक तो समर्स के दौरान एक हॉट ड्राई विंड फ्लो करती है जिसको बुलाया जाता है लू, और दूसरा समर्स जब खत्म होने वाली होती हैं और मॉनसून्स आने वाली होती हैं, मॉनसून्स अभी तक प्रॉपरली आई नहीं है, उससे जस्ट पहले प्री मॉनसून शावर देखने को मिलता है केरला में, कर्नाटका में। और ये जो प्री मॉनसून शावर है, ये जो हल्की पतली रेनफॉल है, ये मैंगोज के पकने के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। इसलिए इसको क्या बुला देते हैं अपन? मैंगो शावर बुला देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन कि इस हॉट वेदर में अपन ने क्या पढ़ा। देखो हॉट वेदर में अपन ने क्या पढ़ा, कब से कब तक होता है? मार्च के महीने से शुरू होता है और मई के महीने तक रहता है हमारे यहाँ पे समर सीजन। टेम्परेचर इंक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस सीजन के दौरान एक हॉट और ड्राई विंड फ्लो करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। इनफैक्ट इसी दौरान डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं और इसी दौरान टोरेंशियल थंडर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन थंडर स्टॉर्म्स की वजह से, डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से थोड़ी बहुत लाइट रेनफॉल हो जाती है, तो मोमेंटस जो है वो थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। हालांकि इन लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स की वजह से नुकसान भी खूब होता है। वेस्ट बंगाल में इनको लोकली बुलाया जाता है काल बैसाखी। क्या बुलाया जाता है? काल बैसाखी। और बिल्कुल समर्स के एंड में प्री मॉनसून शावर्स देखने को मिलती हैं। कहाँ पे देखने को मिलती हैं? कर्नाटका और केरला में देखने को मिलती हैं। और ये जो प्री मॉनसून शावर्स हैं ये मैंगोज के पकने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी फ़ायदेमंद हैं, इसलिए इनको मैंगो शावर्स भी बुलाया जाता है।
बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ रटने वाला है नहीं, आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं। और अगर आपने पहले तीनों सेशंस ढंग से देखें तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा कि कैसे विंड्स फ्लो कर रही हैं, कौन सी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, कौन सी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर तीसरा सीज़न है कौन सा, एडवांसिंग मानसून्स का, बेसिकली रेनी सीज़न। और रेनी सीज़न की शुरुआत कब होती है, अर्ली जून से शुरुआत होती है। होता क्या है, नदर्न प्लेन्स के ऊपर लो प्रेशर कंडीशंस इंटेंसिफाई हो जाती हैं। ये जो ITCZ है वो नदर्न प्लेन्स के ऊपर इस्टेब्लिश हो जाता है, और ITCZ का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर एरिया इस्टेब्लिश हो चुका है। ये जो ITCZ है ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में ऑरिजिनेट होती हैं, वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, और इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स या साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के फॉर्म में हमारे इंडियन कोस्ट को आके हिट करती हैं। क्योंकि ये विंड्स ओशंस के ऊपर से फ्लो कर रही होती हैं तो खूब सारा मॉइस्चर इकट्ठा करके लेके आती हैं, मॉइस्चर इकट्ठा करके लेके आती हैं तो खूब सारी बारिश भी करती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तेज फ्लो करती हैं, इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है 30 किलोमीटर पर आवर, और इन विंड्स की वजह से हमारे कंट्री में खूब सारी बारिश होती है। ये जो विंड्स हैं ये हमारे पूरे कंट्री को कवर करती हैं सिवाय नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से को छोड़ के, मतलब जो राजस्थान का डेजर्ट वाला हिस्सा है उसको छोड़ के। और डेजर्ट वाले हिस्से को कवर क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज जो अरेबियन सी ब्रांच है वो अरेबियन सी ब्रांच जाती तो है लेकिन उसके बैरियर के फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं है उसको रोकने के लिए। अरावलीज हैं राजस्थान में, लेकिन अरावलीज जो है वो पैरेलली लाई करती हैं इस अरेबियन सी ब्रांच के, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश नहीं हो पाती है। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं ये इंडिया में आती हैं और पूरी तरीके से वेदर कंडीशंस को चेंज कर देती हैं। पहले गर्मी होती है, समर्स होती हैं, अब एकदम से बारिश का मौसम आ जाता है। और कैसे आगे बढ़ती हैं ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। होता क्या है कि ये रहा अपना इंडिया, मॉनसून विंड्स आई, और मॉनसून विंड्स हैं आने के बाद ऐसे एक ब्रांच है ये अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये वेस्टर्न घाट से टकराती है और वेस्टर्न घाट्स में खूब सारी बारिश करती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर बारिश करती है, मतलब खूब ज़्यादा बारिश हो रही है। फिर ये जो ब्रांच है ये धीरे धीरे डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में बारिश करती है, जो कि इस वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो जोन में लाई करते हैं। रेन शेडो जोन का मतलब क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है ये कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन के इस साइड से मान लेते हैं कि विंड्स आ रही हैं जिनमें खूब सारा मॉइस्चर है। ये जो विंड्स हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगी, स्लोप को फॉलो करेंगी, ऊपर जाके कंडेंस होंगी और इस साइड में खूब सारी बारिश करेंगी। लेकिन जो अपोजिट साइड है वहाँ पे विंड्स नहीं पहुँच पाएंगी, तो इस साइड में बारिश नहीं होगी। इस साइड को अपन बोल देते हैं या तो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, या इसको अपन बोल देते हैं रेन शेडो एरिया। क्या बोल देते हैं, रेन शेडो एरिया। वही लिखा हुआ है कि ये वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद कोस्टल प्लेन्स में तो खूब सारी बारिश करती हैं। जैसे ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पे तो खूब सारी बारिश करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है, बिकॉज ये वेस्टर्न घाट्स का रेन शेडो एरिया है, खूब सारी बारिश होती है। ये तो कर रही है अरेबियन सी ब्रांच। फिर ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो पहुंचती है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया हिल्स वाला रीजन, आसाम में जो माउंटेन्स हैं वो वाला रीजन, वहाँ पे खूब सारी बारिश करती है। ये अपने को पता है कि मौसिन राम नाम की जो जगह है जो कि खासी हिल्स में लोकेटेड है, इट रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहाँ पे होती है, मौसिन राम नाम की जगह पे होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, कभी कहीं पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ हो रही है, मौसिन राम नाम की जगह पे हो रही है। हाँ, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत कम रेनफॉल होती है। उसका रीज़न कई बार अपन पढ़ चुके हैं कि ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये जाती तो है लेकिन राजस्थान में कोई बैरियर नहीं है। अरावलीज हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल लाई करती हैं और उसकी वजह से कोई बैरियर नहीं है, तो विंड्स रुकती नहीं है, रेनफॉल नहीं करती हैं, सीधे निकल जाती हैं। अच्छा, ये जो मॉनसून वाला सीज़न है इसमें एक फीचर और है। एक तो अपन ने कल पढ़ा था मॉनसून बस्ट, कि जब मॉनसून आता है तो एकदम से बहुत सारी बारिश होती है कई दिनों तक, उसको अपन बोल देते हैं मॉनसून बस्ट। एक होता है मॉनसून ब्रेक। मॉनसून ब्रेक का मतलब क्या है, होगा क्या, मॉनसून में आपने देखा होगा कि 4-5 दिन खूब सारी बारिश होगी, फिर कुछ 5-7 दिन ऐसे आ जाएंगे जब बिल्कुल बारिश नहीं होगी। ये जो ब्रेक लगा मॉनसून के ऊपर इसको अपन बोल देते हैं मॉनसून ब्रेक।
मॉनसून ब्रेक बेसिकली क्या है, वेट एंड ड्राई स्पेल्स, कि कुछ दिन बारिश हुई फिर कुछ दिन एकदम सूखा है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो जिन दिनों में बारिश नहीं हो रही है, एक तरीके से मॉनसून के ऊपर ब्रेक लग गया है, उसको अपन बोल देते हैं मॉनसून ब्रेक। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो मॉनसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, दे आर इंटरस्पर्स्ड विद द रेनलेस इंटरवल्स, मतलब कुछ दिन बारिश होगी और फिर कुछ दिन रेनलेस इंटरवल होगा, मतलब कोई भी बारिश नहीं होगी। ये जो कुछ दिन बारिश नहीं हो रही है, इसी को अपन बोल देते हैं मॉनसून ब्रेक। और ये जो मॉनसून ब्रेक है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ द मॉनसून ट्रफ से। मॉनसून ट्रफ को ही अपन ITCZ बुलाते हैं। तो ITCZ के मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। होता क्या है कि ये जो ITCZ है, ये जो मॉनसून ट्रफ है, ये और इसकी एक्सिस जो है वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करती रहती है। कभी थोड़ा सा नॉर्थ की साइड चला जाएगा, कभी थोड़ा सा साउथ की तरफ आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस मूवमेंट की वजह से जो रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ओवर द स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी वेरी करता है। जैसे जब ये मॉनसून ट्रफ, जब ये ITCZ गंगा प्लेन्स के ऊपर, नदन प्लेन्स के ऊपर लाई करता है, तो नदन प्लेन्स में खूब सारी बारिश होती है। लेकिन जैसे ही ये ITCZ हिमालयास की तरफ थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है, तो प्लेन्स के ऊपर उतनी बारिश नहीं होती है, फिर बारिश होती है माउंटेन्स में, माउंटेन्स के कैचमेंट एरियाज में। मतलब जब तक गंगा प्लेन्स के ऊपर है तब तक तो बारिश हो रही है गंगा प्लेन्स में, लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया तो बारिश हो रही है फिर ऊपर वाले एरिया में, माउंटेन्स वाले एरिया में, फिर गंगा प्लेन्स में बारिश नहीं हो रही है। और वही दिन होते हैं जब हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती, हमें लगता है कि मानसून में एकदम से ब्रेक लग गया है, खूब सारी बारिश आती है और इस खूब सारी बारिश की वजह से बहुत सारे एरियाज में फ्लड्स देखने को मिलते हैं। इन फ्लड्स की वजह से लाइफ का, प्रॉपर्टी का खूब सारा नुकसान होता है। इनफैक्ट इसी दौरान ट्रॉपिकल डिप्रेशंस या इसको अपन बोल सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हमने ब्रीफली बात की थी। होता क्या है, देखो ये है अपना कंट्री इंडिया, थोड़ा सा स्पेस देखते हैं, ये रहा, ये है इंडिया। अब होता क्या है कि ये जो ITCZ है, मान लेते हैं कि ITCZ यहाँ पर है, एक तरफ से आ रही हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी तो आ रही हैं। जब ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं, टकराती हैं, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, वो फिर मूव करना शुरू कर देता है इंडिया के कोस्ट की तरफ, और इंडिया के कोस्ट को हिट करता है और फिर अंदर जाके खूब सारी बारिश करता है। वही लिखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रेन्स। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं, इनकी इंटेंसिटी कितनी है, ये कितना फ्रिक्वेंटली अकर हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि इस कोस्ट पे कम बारिश होगी या ज़्यादा बारिश होगी। ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर होंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा बारिश होगी, कम इंटेंसिटी होगी, कम फ्रिक्वेंटली अकर होंगे तो कम बारिश होगी। तो ये जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस है, इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे मानसून रेन्स कैसे होने वाले हैं। ये जितने भी डिप्रेशंस हैं, ये फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हो रहे हैं। और बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने के बाद ये मेनलैंड की तरफ क्रॉस करते हैं, मतलब मेनलैंड की तरफ चलने की शुरुआत करते हैं, जाने की शुरुआत करते हैं। और ये जो डिप्रेशंस हैं, ये मॉनसून ट्रफ, ये ITCZ के एक्सेस को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे ITCZ अभी यहाँ पर है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे फॉर्म होंगी। फिर मान लेते हैं कि ITCZ ऊपर चला गया, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ तक आ रही हैं, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं। तो अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं, वो यहाँ पे फॉर्म होंगे और फिर यहाँ से मेनलैंड की तरफ जाएंगे। तो ये जो डिप्रेशंस हैं, ये फॉलो करते हैं मॉनसून ट्रफ को, ये फॉलो करते हैं ITCZ को। हमारे जो मॉनसून्स हैं उनमें हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। मतलब कभी ड्राई स्पेल होगा, कभी वेट स्पेल होगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कभी थोड़ी कम बारिश होगी, कभी इतनी बारिश हो जाएगी कि हैवी फ्लड्स आ जाएंगे, कभी इतनी कम होगी कि ड्राउट्स आ जाएंगे। और ये जो मॉनसून्स हैं, इनमें थोड़ी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है इन अराइवल ऑल्सो, इन रिट्रीट ऑल्सो। हम आमतौर पे क्या कह देते हैं कि भाई 7 जून को आ जाना चाहिए मानसून, लेकिन कभी कभी नहीं आता 10 तक, कभी कभी नहीं आता 11 तक। तो इसमें भी थोड़ा इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। और ये जो मॉनसून्स हैं, इनके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर, हमारे फार्मर्स बहुत हैवीली डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मॉनसून में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारा पूरा एग्रीकल्चर का सिस्टम उसके हिसाब से डिस्टर्ब होता है। फार्मर्स की जो पूरी लाइफ है, लिविंग है, वो इस मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है।
देखो बड़ा सिंपल तौर पे अगर बोला जाए तो एडवांसिंग मानसून में अपन ने क्या पढ़ा, ये देखो एडवांसिंग मानसून का शायद मैप दिया होगा, ये रहा एडवांसिंग मानसून का मैप। देखो होता क्या है, दो ब्रांचेज आ रही हैं, एक आ रही है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी आ रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये 10 जून तक पहुंच जाती है मुंबई। कहाँ पहुंच जाती है? मुंबई। अपन ने पिछले ही सेशन में पढ़ा है। 15 जून मिड जून तक ये पहुंच जाती है सौराष्ट्र कच्छ वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में, वहाँ पे बारिश करती है। फिर मिड जुलाई तक ये थोड़ी बहुत यहाँ पे पहुँचेगी, थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश करेगी, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी तरफ से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो जाती है लगभग 5 से 7 जून तक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में, और वहाँ पे खूब सारी बारिश करती है। मौसम राम अपन ने पढ़ी लिया, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है। और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो हिमालयाज के कर्व की वजह से और कुछ राजस्थान के ऊपर जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है उसकी वजह से एकदम से वेस्ट में मूव करना शुरू कर देता है। मतलब जो कोरियोलिस फोर्स कहता है कि नहीं साहब नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट करनी चाहिए मूविंग विंड, उसको वायलेट करते हुए वेस्ट में जाने की शुरुआत कर देता है। क्यों करता है वो अपन ने पढ़ लिया। ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये पहुंचती है और दिल्ली में बारिश करती है लगभग 29 जून को। कब करती है? 29 जून को। और धीरे धीरे फिर पूरा कंट्री में बारिश होने लग जाती है। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच जो है वो दोनों मिलती हैं गंगा प्लेन्स के ऊपर। बड़ी सिंपल सी बातचीत। हमने क्या पढ़ा, ये एडवांसिंग मानसून कब से शुरू होता है? अर्ली जून से इसकी शुरुआत हो जाती है। मौसम राम वो जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है। मानसून ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा होगा कि कुछ दिन खूब सारी बारिश पड़ेगी लेकिन कुछ दिन बारिश बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ड्राई स्पेल होगा। ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ITCZ, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। इसी सीजन के दौरान ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस भी देखने को मिलते हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद फाइनली बात आती है चौथे सीजन की, जिसका नाम है रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून्स, ट्रांजिशन सीजन। मतलब अब जो मानसून है वो वापस जा रहा है। वापस जाने की शुरुआत कब होती है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में शुरू होता है, नवंबर तक वापस जाता रहता है और अर्ली दिसंबर में पूरी तरीके से मानसून जो है वो हमारी कंट्री से चला जाता है। होता क्या है कि सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देता है, और सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ साथ ITCZ भी नीचे की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देता है। और जैसे जैसे ITCZ मूव करेगा वैसे वैसे हुआ क्या कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी। होता कैसे? अपन ने पिछले सेशन में भी देखा है। मान लेते हैं कि पहले ITCZ यहाँ तक था, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो भी यहाँ तक आ रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं। अब शिफ्ट होते होते ITCZ चला गया यहाँ तक, तो अब जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो यहीं तक आएंगी, उनकी लिमिट यहाँ तक है। अब मान लेते हैं ITCZ बिल्कुल नीचे आ गया है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो भी यहीं तक आएंगे, ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। और ऊपर से अलग होता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो जब ITCZ यहाँ था तब तक सिर्फ यहीं तक आ रही थी। अब जब ITCZ इधर चला गया है तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये पूरा यहाँ तक आएंगे। जब ITCZ यहाँ चला गया है तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स अब पूरा यहाँ तक आएंगे। तो ये सिस्टम है। इससे एक चीज़ अपने को ये भी समझनी चाहिए कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये पूरी तरीके से ऐसे घूम के नहीं जाती हैं। होता क्या है कि वो ITCZ की वजह से इनका जो लिमिट है वही कम होता जाता है, या जब एडवांसिंग हो रही होती है, जब आ रही होती है तो वही बढ़ता जाता है। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में सन का एपेरेंट मूवमेंट जो है वो साउथ की तरफ शुरू हो जाता है, और ये जो हमारा मानसून ट्रफ है, ये जो हमारा ITCZ है, ये जो हमारा लो प्रेशर है, ये नदर्न प्लेन्स के ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देता है, कमज़ोर होने की शुरुआत कर देता है। और इसकी जगह पे हमारे नदर्न प्लेन्स के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम बनने की शुरुआत हो जाती है, और धीरे धीरे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे विड्रॉ करने लग जाती हैं। विड्रॉल की शुरुआत होती है अक्टूबर के शुरुआत में। धीरे धीरे अक्टूबर के बिगिनिंग से ये जो मानसून विंड्स हैं, ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ये नदर्न प्लेन्स के ऊपर से विड्रॉ करती हैं। और ये वो पीरियड है जब ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब कैसे ट्रांजिशन हो रहा है ये समझो कि मान लेते हैं ITCZ यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से बारिश नहीं होगी, गर्मी बढ़ेगी, बिकॉज ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो लैंड के ऊपर से आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक यहाँ तक तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ ही रही हैं, तो इतने एरिया में बारिश भी हो रही होगी थोड़ी बहुत। तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन मंथ है जब हॉट रेनी सीजन से हम ड्राई विंटर कंडीशंस की तरफ धीरे धीरे मूव करने की शुरुआत कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये जो रिट्रीटिंग मानसून वाला सीजन है, इस सीजन में क्लियर स्काइज देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब मानसून जाने की शुरुआत हो गई है। मानसून जा रहा है तो आसमान जो वो साफ होता जा रहा है,
टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स अपोजिट साइड से आने की शुरुआत करती हैं। होता यह है कि दिन में जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, नाइट्स अभी भी कूल और प्लेजेंट रहती हैं। और इसमें एक टर्म आता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट का मतलब क्या है? ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. इसका मतलब क्या है? देखो, इसको फिर से वही डायग्राम से समझते हैं। होगा क्या कि ये है, मान लेते हैं ITCZ यहाँ पर। अब ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, इनकी वजह से ड्राई कंडीशंस जो है वो स्टेब्लिश होने की शुरुआत हो जाएंगी हमारे लैंड के ऊपर। बारिश एकदम से खत्म हुई है तो आपने नोटिस किया होगा कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ अपने को फील होता है और खूब सारी ह्यूमिडिटी फील होती है। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी फील होती है, इसी की वजह से जो हमारा दिन का वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ऑप्रेसिव सी, अजीब सी हो जाती हैं। जैसे इस फेज में भी आप देखते होंगे कि जैसे ही बारिश बंद होती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जो ह्यूमिडिटी, ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है वाइल द मॉनसून इज रिट्रीटिंग, इसको अपन बोलते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि ये जो अक्टूबर हीट है, यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है लेकिन ये टेम्परेरी राइज है, बिकॉज इसके बाद विंटर शुरू होंगी और टेम्परेचर एक बार फिर से गिरने की शुरुआत कर देगा। तो ये याद रखना कि जब मॉनसून्स रिट्रीट हो रहे होते हैं तो एक छोटा सा फेज ऐसा आता है जब टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और टेम्परेचर एकदम से बढ़ा है, ह्यूमिडिटी एकदम से इंक्रीज हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है, चिपचिपाहट सी फील होती है। इसी को अपन बोलते हैं क्या? अक्टूबर हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट बोलते हैं। और फिर ये मॉनसून धीरे धीरे रिट्रीट करता जाता है, वापस जाता है। जैसे अर्ली नवंबर तक पहुँचते पहुँचते ये जो हमारा ITCZ है, ये जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं, ये बे ऑफ बंगाल तक चली जाती हैं। धीरे धीरे ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें साइक्लोनिक डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। फिर वही फिनोमेना होगा ना कि इधर तो ये ITCZ नीचे आ गया तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जब ये कन्वर्ज होंगी तो वहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। ये जो साइक्लोन्स हैं ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव करते हैं, हिट करते हैं और वापस जाते जाते भी खूब सारी बारिश करते जाते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, नुकसान भी खूब होता है इनसे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कभी अगर अपने को टाइम मिला तो अपन अलग से सेशन रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से खूब नुकसान भी होता है। और बेसिकली ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे ये साइक्लोन्स हिट करते हैं तो खूब सारा नुकसान भी करते हैं लाइफ को, प्रॉपर्टी को। और इसी सीज़न के दौरान, रिट्रीटिंग सीज़न के दौरान कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत सारी बारिश देखने को मिलती है। ये जो बारिश है ये इन्हीं डिप्रेशंस की वजह से, इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से होती है। बेसिक बातचीत ये है कि रिट्रीटिंग सीज़न जो है वो अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर, नवंबर, अर्ली दिसंबर के बीच में रहता है। और इस दौरान एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है कि हॉट रेनी सीज़न से हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं ड्राई वेदर कंडीशंस की तरफ। स्काइज क्लियर होती हैं, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने की शुरुआत हो जाता है और एक छोटा सा फेज ऐसा आता है जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से हमें अनईजी सा फील होता है। इसको अपन बोल देते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोल देते हैं? अक्टूबर हीट। ये सीजन्स हैं, आपको पहले से पता है। अगर आपने मानसून का अराइवल और उसका वापस जाना ढंग से समझा है तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा। अब दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वेस्टर्न कोस्ट पे, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे। क्यों होती है? बिकॉज वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी ब्रांच आती है खूब सारा मॉइस्चर लेके और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है खूब सारा मॉइस्चर लेके। तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। लेकिन राजस्थान में, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात में बेहद कम रेनफॉल होती है। वेस्टर्न राजस्थान वगैरह में या राजस्थान के बगल में जो गुजरात है उसके कुछ हिस्सों में, वहाँ पे बारिश होती है लेस देन 60 सेंटीमीटर, मतलब ह्यूज लेवल का वेरिएशन देखने को मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू के इंटीरियर में भी उतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका रीज़न है, बट उतना डिटेलिंग में अपने को PhD नहीं करनी है। जैसे जैसे 11th-12th में थोड़ा बहुत आएगा ये तो अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करेंगे। बट जनरल पैटर्न ये है कि वेस्टर्न घाट्स पे खूब बारिश होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खूब सारी बारिश होती है, राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में उतनी बारिश नहीं होती है, गुजरात के कुछ हिस्सों में उतनी बारिश नहीं होती है। उसका रीज़न अपने को पता है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के लेह में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लो प्रेसिपिटेशन होता है।
और बाकी का जो पूरा कंट्री है वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऑन एन एवरेज अच्छी खासी बारिश हो जाती है हमारे कंट्री में। तो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो मानसून्स का नेचर है उसमें हाई लेवल का वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान है, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, वेस्टर्न घाट्स की जो लीवर्ड साइड में चीज़ें लाई करती हैं वहाँ पे। तो खूब सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर एक टॉपिक दे रखा है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, और ये भी अपने को समझ में आता है, पहले सेशन में अपन ने इसके बारे में बात की थी। ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे हमारे कंट्री के नॉर्थ में लंबे चौड़े हिमालयाज़ हैं, और वो हिमालयाज़ जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स को हमारे कंट्री में एंटर नहीं करने देते हैं, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो विंटर्स हैं वो उतनी सीवियर नहीं होती हैं जितनी सीवियर सेम लैटिट्यूड पे जो अदर एरियाज़ हैं वहाँ पे होती है। तो हिमालयाज़ हमें प्रोटेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड से। दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेट्यू पर अगर देखोगे, इधर सदर्न स्टेट्स में देखोगे, तो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, और उसकी वजह से टेम्परेचर कंडीशंस में उतना वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, लगभग सेम रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर अपन बात करें तो ये जो मॉनसून है वो बहुत हैविली इम्पैक्ट करता है इंडिया के क्लाइमेट को, और मॉनसून के आने की वजह से सीजनल वेरिएशन देखने को मिलेगा, वेदर कंडीशंस में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स है। अपने को पता है कि कब विंटर्स हैं, कब समर्स हैं, कब हमारे यहाँ पे रेनी सीजन आएगा और कब हमारे यहाँ से रेनी सीजन वापस जाने की शुरुआत कर देगा। ये जो मॉनसून है ये हमारे इंडियन लैंडस्केप के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर का कैलेंडर है और जो फार्मर्स की लाइफ है, इनफैक्ट उनके जो फेस्टिवल्स हैं, वो सब कुछ इस मॉनसून के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, बिकॉज हम मॉनसून के ऊपर बहुत हैविली डिपेंडेंट हैं। मॉनसून हमारे लिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। सबसे लेंदी चैप्टर था, इसके पहले 3 सेशंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे और तीसरे सेशन में तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, तो दूसरे और तीसरे सेशन को तो बहुत ढंग से देखना। अगर आपने दूसरा और तीसरा सेशन बहुत ढंग से देखा है तो चौथा सेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बिकॉज सीजन्स में ऐसा कुछ है नहीं। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म, आज की अपनी बातचीत खत्म। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।